हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के नाम से भी जाना जा रहा है, उसकी क्लासेस जो है कंटिन्यूअसली चल रही हैं पिछले 1 सितंबर से। और कोशिश किया जाता है कि लगभग हर तरह के प्रश्न जो भी किसी भी पीएससीज में आए हुए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में आए हुए हैं, उन्हें कवर कराते हुए उसके लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएं और फिर उस चीज़ को लेकर के धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ा जाए। उसी क्रम में हम लोग पोल्यूशन देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रदूषण होता है, वाटर के लिए कौन सा एक्ट है, या फिर जनरली ध्वनि प्रदूषण कहाँ तक डेसिबल अलाउड है आपके रेजिडेंशियल एरिया में, दिन में, रात में, इंडस्ट्रीज़ में कहाँ तक अलाउ है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो हमारा नोट्स होता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और कंप्लीट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देखने के लिए हमारे साथ ट्यून अप करिए। मैं ये कह रहा था कि जो नोट्स होता है वो लिखा होता है इंग्लिश में और मैं डिक्टेट करता हूँ मोस्टली हिंदी में, जहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएंगे, तो उसे मैं हिंदी में लिखता चलता हूँ साथ में। और ये कक्षाएँ जो है बायलिंगुअल हैं और भी इनिशिएटिव यूपीएससी हिंदी के चल रहे हैं, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन यानी कि रेडियो धर्मी प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता कैसे है? सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी समझिए क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी वह स्थिति है जब कोई तत्व, बेसिकली कोई एलिमेंट, अपने अंदर से स्वतः कुछ किरणों को उत्सर्जित करता है। ये जो रेज होती हैं या किरणें होती हैं, ये बेधी किरणें होती हैं दैट पेनिट्रेट्स इवन द मेटल्स, द ह्यूमंस, द कॉन्क्रीट। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा उनके अंदर पेनिट्रेशन पावर होती है कि वो ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट कर दें, ठीक है, वो मेटल्स को पेनिट्रेट कर दें, और भी अगर कंक्रीट की वॉल है तो उसको पेनिट्रेट कर दें। ठीक है, तो ऐसा होता कब है? कोई तत्व जो रेडियो एक्टिव होता कब है? तो ये थोड़ी साइंस की चीज़ है कि जब उनका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अधिक हो जाता है। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है जो मैंने बताई। अब इसी को अगर दूसरे तरह से कहें तो जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, जब वो 84 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो जनरली इज ग्रेटर देन 1.5, 1.5 से ऊपर होने लगता है। और उस स्थिति में जो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, दैट बिकम्स अनस्टेबल, वो अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है कि वो स्वतः भेदी किरणें निकालने लगते हैं, दैट इमिट्स सेल्फ पेनिट्रेटिंग रेज। सो दैट वेव्स आर कॉल्ड, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव। वो तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। अब कहता है कि 1979 से पहले, यानी कि 80 में एक कम, 1979 से पहले ये माना जाता था कि जो न्यूक्लियर पावर है या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, वो पोल्यूशन नहीं करती है, दैट इज़ ए क्लीन एनर्जी। ठीक है, और बड़े आराम से जो भी पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए थे वो चल भी रहे थे। बट फर्स्ट टाइम इन 3 माइल आइलैंड, जो 3 माइल आइलैंड था 1979 में मार्च के महीने में, होता क्या है कि उसका जो दूसरे नंबर का, ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा जहाँ पर एटॉमिक लगा रहता है या थर्मल पावर लगा रहता है, उसके कूलिंग टावर ऐसे दिखते हैं, इनको बोलते हैं कूलिंग टावर। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का उसका आपका प्लांट था, उसमें से क्या होता है कि स्टीम जो है, न्यूक्लियर स्टीम जो है रिलीज करती है, यानी कि उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें या रेज जो है मिली हुई होती हैं और न्यूक्लियर स्टीम वहाँ से रिलीज करती है और फिर धीरे धीरे मेल्ट डाउन करने लगती है। ये पेंसिल्वेनिया की घटना है, यूएसए की। तो वहाँ पर स्टार्टिंग के समय तो उतना समझ में नहीं आता है, जब एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि हाँ कोई डिज़ास्टर सी सिचुएशन होने वाली है। उसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत सारे पेट्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, डायरिया जैसी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका
एरिथ्रोसाइट्स बढ़ने से भी कुछ बीमारियां जो है मनुष्य में आती हैं, नाउसिया, चक्कर आता है, घबराहट होती है, ठीक है, और अनेक जैसे बहुत सारी अन्य बीमारियां भी वहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये पहली बार था जब 1979 में आपका कोई न्यूक्लियर प्लांट, दैट इज 3 माइल आइलैंड जिसको बोलते हैं, वो 1979 में इस तरह से फेलियर होता है, ठीक है। अभी वो चीज़ चल ही रही थी, उसे जो पूरा विश्व है उसे संभाल ही रहा था कि तब तक चेरनोबिल डिजास्टर होता है। ये बहुत ही फेमस डिजास्टर है। इससे पहले जब मैंने डिस्कस किया था तो शायद मैंने जो है जापान का नाम लिया था, मैं उसके लिए सॉरी हूँ, क्योंकि ये जो वो फुकुशिमा था जापान का। अभी ये जो चेरनोबिल है, चेरनोबिल ये वर्तमान समय में आपने देखा है कि यूक्रेन में जहाँ लड़ाई चल रही है, तो उस समय यूएसएसआर का पूरा पोर्शन हुआ करता था, तो ये वहाँ की घटना है। चेरनोबिल जो है वहाँ का न्यूक्लियर प्लांट था यूएसएसआर का, और वहाँ पर घटना होती है 1986 में, जो वहाँ का चौथा न्यूक्लियर प्लांट था, वो जो है सेम प्रॉब्लम वहाँ पर भी क्रिएट होती है, वहाँ से भी स्टीम रिलीज करती है और ये चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती हैं। हादसे में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और जो लोग बचते भी हैं आसपास रहने वाले, उनमें भी कई सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक दूसरी घटना थी जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स को अब ज़्यादा सेफली डिज़ाइन करने की एक चुनौती सामने आती है, ठीक है, जिससे बहुत सारा पोल्यूशन जो है होता है, चाहे वो वाटर का पोल्यूशन हो या तो फिर एयर का पोल्यूशन हो। दोनों टाइप के पोल्यूशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है किसी ना किसी तरीके से घुल जाते हैं, और वहाँ इनहेल जो भी सांसें लेते हैं लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए जो है सेफ मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्पोजल आता है, कि अब जो है एक किस तरह से डिस्पोज करना है, उसके लिए भी मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट में वर्क कर रहे थे, उनको डिस्पोज ऑफ होना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक चैलेंज सामने आता है। तीसरा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि 2011 में फुकुशिमा जापान में, ठीक है, काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है। उसी समय सुनामी जैसी सिचुएशन भी रहती है, अर्थक्वेक, बहुत सारी सिचुएशन रहती है, तो वहाँ पर भी बहुत डिजास्टरस एक जो है पावर प्लांट में होता है, और रेडियो एक्टिव तत्व की मदद से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो निकलती हैं या वेव्स जो निकलती हैं, पेनिट्रेटिंग वेव्स, वो एयर पोल्यूट भी करती हैं। साथ में जो नॉइस उस समय होता है ब्लास्ट के समय, वो साउंड पोल्यूशन करता है, उसके साथ साथ वाटर पोल्यूट होती है, सॉइल पोल्यूट होती है। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि जो कि सबको मिला जुला कर जो है पोल्यूशन करता है। अब आता है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किससे किससे हो सकता है। इसके अलावा कॉस्मोस से होता है, जो ब्रह्मांडीय किरणें होती हैं, ठीक है, जो ब्रह्मांडीय किरणें होती हैं उनसे होता है। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, इंफ्रारेड और रक्त किरणें। मतलब अगर इन किरणों की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फिर ये पलूट करेंगी। उसके अलावा किससे होता है, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, इनके अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि N/P का रेशियो ज़्यादा ही ज़्यादा होता है, तो अगर ये अनस्टेबल सिचुएशन में है, ठीक है, तो इनसे भी स्वतः भेदी किरणें, यानी कि सेल्फ पेनिट्रेटिंग जो रेज हैं, वो अपने आप निकलती रहती हैं। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट देखते हैं। प्रभाव क्या है रेडियो धर्मी प्रदूषण का, तो इसका प्रभाव है सोमेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि जो हमारी टिश्यू या ऑर्गन होते हैं ये उसमें चली जाती हैं, ठीक है, हमारे टिश्यूज या सेल्स में ये चली जाती हैं। सोमेटिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। आपने सोमेटिक सेल का नाम भी सुना होगा, ठीक है, जनन कोशिका एक तरह से उसका नाम होता है। तो आपका सोमेटिक सेल्स के टिश्यू या ऑर्गन्स में ये प्रवेश कर जाती हैं, उससे रक्तस्राव की स्थिति बना देती हैं, ठीक है, आपकी सेल्स अपने आप फट के, ठीक है, रक्तस्राव करने पड़ेगी। सेम यही सिचुएशन होती है जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1 लाख से ऊपर होते हैं, ठीक है, हमेशा 1 लाख से ऊपर होते हैं। लेकिन जब सिचुएशन 1 लाख बिलो 1 लाख आने लगती है, नियर 20,000 और 15,000, तो उस समय क्या होता है कि जो बॉडी में टूट फूट की मरम्मत जो है प्लेटलेट्स करते हैं, तो उस सिचुएशन में बॉडी में कहीं भी अगर टूट फूट होती है, क्रैम्प आता है, जहाँ से रक्त नहीं बहना चाहिए तो वहाँ से भी रक्त बहने लगता है। और अगर प्लेटलेट की बीमारी के सीरियस रोगी को आप देखेंगे तो शरीर में जगह जगह थक्के बन जाते हैं, यानी कि ब्लड हर जगह से सेक्रेट करने लगता है, स्टमक से करने लगता है, आंतों से करने लगता है, बॉडी के अन्य हिस्सों से जो है रक्त बाहर आने लगता है, ठीक है।
तो सोमेटिक सिचुएशन में ये होता है, ब्लड सिक्रेशन की स्थिति आती है, अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना स्थिति आती है, यानी कि सीवियर हेयर फॉल होता है। उसके अलावा एनीमिया जैसी स्थिति आ जाती है, यानी कि रक्त अल्पता की स्थिति आती है। डर्मेटाइटिस, शरीर में खुजली हो जाती है, शरीर में अन्य त्वचा के रोग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोमेटिक इफेक्ट के अंदर में आती हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ कटेरेक्ट की सिचुएशन आती है। कटेरेक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारा ये होता है, ये आपका थोड़ा दूसरे कलर का हो जाता है, यानी कि वाइटिश कलर का हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जो कटरेक्ट की सिचुएशन है, मोतियाबिंद हो जाता है ऑपरेशन कराने के बाद। काले चश्मे लगाकर लोग, धूप से बचना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टायरसम से बचना होता है, यानी कि थकान से बचना होता है, नहीं तो लेंस फूटने का चांस उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। कुछ दिन आराम दिया जाता है, तेज़ रोशनी और अन्य चीज़ों से, धूल, अन्य चीज़ों से बचना होता है। फिर उसके साथ क्या होता है, WBC की मात्रा बढ़ जाती है। तो WBC की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, घट जाएगी। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी तो कोई भी बाहरी जो भी बीमारी होगी, उसके जीवाणु, विषाणु, जो भी कैरियर है, वो क्या करेगा, बॉडी पर अटैक कर देगा। उसके अलावा रेस्पिरेटरी की डिजीज़ होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले कोई भी बीमारी कहाँ होती है, फेफड़े में होती है, ठीक। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। जेनेटिक इफेक्ट में अगर आए कि जेनेटिकली क्या प्रभाव पड़ता है, तो जेनेटिक इफेक्ट में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की क्षमता घट जाती है, यानी कि संतान उत्पत्ति की क्षमता जो होती है वो घट जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, ये जो 3 बेधी किरणें हैं, ये क्या करती हैं, क्रोमोसोम्स में चेंज कर देती हैं। तो क्रोमोसोम्स में जो हम लोग के होते हैं, ठीक है, उनमें चेंज कर देती है अल्फा, बीटा, गामा। उसके साथ साथ गामा किरणें जो होती हैं अत्यंत वेधी होती हैं। मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसके अंदर। तो ये क्या करती हैं, फ्लावर की सीड को, फ्लावर्स को, ठीक है ना। उसके बाद इसके अन्य जो अंग होते हैं, जैसे आपका स्टिग्मा, स्टाइलस, जिसको स्त्री के सर, पुंकेसर, जायांग, पुमांग कहते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो क्या होता है, फ्लावर नहीं होंगे तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है, सीड नहीं बनेगा तो न्यू प्लांट्स नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि जिस क्षेत्र में गामा किरणों का पूरा व्यापक रूप से संचार हो जाए, जिस किरणों में गामा किरणें एयर के साथ घुल मिल करके फैल जाएं, उस क्षेत्र में पेड़ पौधे या वनस्पतियां भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जैसे जीव जंतु प्रभावित होते हैं। अब आता है कि सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन के बारे में देखते हैं। सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन वो होते हैं जिनका जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन या ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, यानी कि जिनका जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो नहीं होते हैं, उन्हें हम सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन कहते हैं। जिन्हें डीकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपघटक जो होते हैं उन्हें अपघटित नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हम सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे ग्लास हो गए, बॉक्सेस हो गए, आयरन, पैकिंग वेस्ट इत्यादि चीज़ें। अब एक चीज़ और समझिए, जितने भी हमारे ई वेस्ट निकलते हैं वो भी एक तरह से सॉलिड वेस्ट ही है। ई वेस्ट क्या होता है, जैसे आप बॉटल प्रयोग कर रहे हो, अपने आसपास में आप देखो, आप बॉटल प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, आप कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग कर रहे हो, आप सेलफोन प्रयोग कर रहे हो, ठीक, आप बाकी किसी भी तरह, आप मिक्सर, जूसर, जो भी आपको दिखता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जो भी दिखता है, वो सब कुछ आपने बना के रखा है, प्लास्टिक कोटेड चीज़ें हैं जिसको आप बना के रखते हो, तो वो क्या है, वो सॉलिड वेस्ट है, ठीक। तो इसका मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी इस समय जो है समस्या है, क्योंकि अगर आप एक, मुझे डेटा एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट अगर आप डेटा देखोगे तो हम लोग हर साल, तो डेटा 2.01 बिलियन टन्स म्यूनिसिपल वेस्ट जो है हर साल निकलती है, उसी में आपका सॉलिड वेस्ट भी होता है, ठीक है। तो सोचिए 2.01 बिलियन, यानी कि 20 करोड़ से भी ऊपर, 21 करोड़ के आसपास मानिए, इतना ज़्यादा जो वेस्ट है, चाहे म्यूनिसिपल हो या सॉलिड वेस्ट हो, सबको मिला करके निकलता है एवरी ईयर। तो ज़्यादा बड़ी समस्या अब ये हो गई है, ठीक है। 3 तरह से देखा जा सकता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरण किया जा सके जिसका, ठीक है, रिसाइक्लेबल यानी कि पुनर्चक्रण किया जा सके,
और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल मतलब अजैव नहीं, जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता जिनका, ठीक। जैसे यूज एंड थ्रो कल्चर को हमें खत्म करना होगा अगर बायोडिग्रेडेबल मतलब सॉरी अगर ई वेस्ट को कम करना है। जैसे यूज एंड थ्रो कल्चर क्या खत्म करना होगा, सपोज करिए कि आपके घर कोई आपके पास कोई सेल फोन है, ठीक है, कोई भी सेल फोन ले लीजिए, तो आप केवल अपने शौक के लिए आप दूसरा सेल फोन लेना चाहते हैं केवल इसलिए क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है जबकि आपका ये सेल फोन चल रहा है। तो इन आदतों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कोई भी सेल फोन या कोई भी ऐसी चीजें तभी चेंज करनी है, जैसे आप कोई पेन लिए हो, पेन आप यूज करके फेंक दिए जबकि आप उसको रीफिल कर सकते हो, तो अगर रीफिल कर सकते हो तो आप उसे रीफिल करके यूज करो। जब तक कि बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि आपका उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, तब तक आप उस चीज़ को रीफिल करके यूज़ करो। सेम यही सेलफोन के साथ है, सेम यही अन्य अप्लायंसेस के साथ है। जो भी सॉलिड वेस्ट क्रिएट करते हैं उन्हें तब तक यूज़ करिए जब तक कि उसे फेंकने की नौबत ना आ जाए, ठीक है। फैक्टर क्या है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन के, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सबको नई नई चीज़ें चाहिए, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, आए दिन सामान टूटता है, हम लोग उसे कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है अगर आप मिट्टी में ही फेंक रहे हो ठीक है वो दब गया, लेकिन वो क्या अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अंदर सॉयल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि लॉन्ग रन में आज के 100 साल बाद, आज के 50 साल बाद मिट्टी इस लायक रही नहीं जाएगी कि आप उसमें कुछ भी प्रोड्यूस कर सको। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो खाने को नहीं मिलेगा, और जब खाने को नहीं मिलेगा, सोचिए जब खाने को नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आप फलों पर टूटेंगे क्योंकि वो नेचुरल है, और जब वो भी पेड़ खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप मांस पर टूटेंगे, जानवरों पर टूटेंगे, और जब वो भी नहीं रह जाएगा तो एपोक्लिप्स जैसी स्थिति आने वाली है, ठीक है, जो कि आने आने वाले 100 साल 200 500 साल में आपको परिलक्षित होने लगेगी। तो इसीलिए अभी से कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा जैव निम्नीकरण हो सकता है उस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करिए, पहला ये, और दूसरा कि ई वेस्ट को कम से कम निकाला जाए, यानी कि सॉयल में आप उसको डिस्पोज मत करिए, भले से आप सीमेंटेड घर में आप उसको रख लीजिए, स्टोर करके एक रूम बना लीजिए, लेकिन आप उसको कोशिश करिए कि आपकी ओर से सॉयल हमारी पलूट ना हो, हमारी अर्थ उतनी पलूट ना हो जितनी हो रही है। चलिए, अर्बनाइजेशन का भी यही है, शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है तो चकाचौंध भरी जिंदगी है, सबको फॉल सीलिंग करानी है, शीशे के घर बनवाने हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के डोर लगवाने हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, सबके पास सारा सामान चाहिए, ठीक है, पहले 10 एक व्यक्ति का परिवार है अगर उसके 5 लड़के हैं तो पांचों लड़के एक मिक्सर जूसर एक फ्रिज एक टीवी से काम चला लेते थे, लेकिन अब वो पांचों लड़के अलग अलग रहेंगे, ठीक है, तो पहला तो 5 फ्रिज 5 सारी चीज़ें 5 चाहिए, उसके बाद जो उनके बच्चे होंगे सबको डिफरेंट सेलफोन चाहिए। तो इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ से और हायर डिमांड से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन का कल्चर आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले चले जाइए, जब कंबाइंड फैमिलीज होती थी तो इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट नहीं निकलता था। ये सारी चीज़ें आप अगर कहीं लिख रहे हो और कोई पॉइंट आया हुआ है सेज में अन्य चीज़ों में, तो आप ये सारी जो थॉट्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट के लिए क्या है। तो फंडामेंटल राइट 19(1)(a) क्या कहता है, 19(1) का क्या कहता है कि राइट टू पीस, ठीक है, क्या कहता है, राइट टू पीस। तो राइट टू पीस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है नॉइस पोल्यूशन के अगेंस्ट में, ठीक है, हमें शांति से रहने दिया जाए। तो अगर नॉइस पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप उसके लिए डायरेक्टली जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हो, या फिर इतना ज़्यादा होता नहीं है, कोई बताता नहीं है एज सच, लेकिन अगर रोज की प्रॉब्लम हो जाएगी तो बताना पड़ेगा। तो राइट टू पीस एक तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है। दूसरा आर्टिकल 21 जो है वो आर्टिकल 21 देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ की सिचुएशन देता है अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा पलूट हो गई, ऐसे समझिए कहीं पर हिरोशिमा नागासाकी जैसी स्थिति हुई कि वहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट वहाँ पर हो गए, या फिर अन्य तरह की अल्फा बीटा गामा टाइप की रेज वहाँ पर पूरे एरिया में जो है व्याप्त हैं, तो आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के हिसाब से ये मिलता है, दैहिक स्वतंत्रता के हिसाब से ये मिलता है कि आप उस क्षेत्र में मत रहें, या फिर ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डायरेक्टली अप्रोच करो, ठीक है, हायर अथॉरिटी को या सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई इस क्षेत्र को ऐसा संरक्षित करो कि भाई अलग वाले बगल वाले जो है वो उससे प्रभावित ना हो। तो ये आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके अलावा आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे बायो रेमेडिएशन, ठीक है, बायो
रेमेडिएशन, जैव उपचारण, ठीक है ना। तो जैव उपचारण भी जानते हैं, बायो रेमेडिएशन क्या होता है पढ़ लेते हैं। हिंदी में आपको बताते जाऊंगा, बिल्कुल भी नोट से डरा मत करिए। इंग्लिश पहले तो फियर फैक्टर को कम कर दो यार। अगर आप लोग, आप सभी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो मेरे से जूनियर है, उन्हें एक बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर फियर फैक्टर रहेगा, ठीक है, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो हमेशा अपना फुलेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए, इवन मोर देन 100% दीजिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई और काम कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले डर छोड़ दीजिए, उस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक होता है सब्जेक्ट, वो उसमें क्या करते हैं कि किसी बड़े, मान लीजिए इसकी डिजाइन करनी है, ठीक है, थोड़ा कर्वेचर ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी डिजाइन करनी है, ठीक। तो अगर डायरेक्टली डिजाइन करने की सोचेंगे तो आपको ये बहुत टफ लगेगा और मशीन में आप इस चीज का इनपुट इतना इजीली नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम करते क्या है कि बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। बाउंड्री आपने डिसाइड कर दी जहां पर कर्व है, ठीक है, बाउंड्री डिसाइड कर दी, पहला काम ये किया, और इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिए। अब कोई सा एक पीस लेके, ठीक है, कोई सा एक पीस लेकर के जो है एफईएम की एनालिसिस करते थे। तो इसी तरीके से अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो सबसे पहले क्या करिए, इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि यूपीएससी आपको देनी है, ठीक है। यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम देना है, करना क्या पड़ेगा, आईएएस का सिलेबस देखोगे तो तुरंत से डिप्रेशन आने लगेगा। ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस देख लो, इतना बड़ा है कि आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं पाएगा साल भर में। करना क्या है, करना सबसे पहले ये है कि आप प्री का जो सिलेबस लोगे, सिलेबस को पार्ट वाइज तोड़ दो। हिस्ट्री का पोर्शन उठा लो, हिस्ट्री में भी पार्ट वाइज तोड़ दिया कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठा लिया, सबसे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है थोड़ी सी, और समझ में आने लायक है, बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है उस पर, बुक्स अवेलेबल है। फिर आपने क्या किया, उसको भी तोड़ दिया, उसके एक पोर्शन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब 1957 से लेकर के आपने गांधी के आने तक, मतलब गांधी से पहले का पोर्शन कवर कर लिया कि 1915 के आसपास गांधी आते हैं, तो मैं 57 से 15 तक पढ़ूंगा, ठीक है। आपने इसको तोड़ दिया, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि पहले हम विद्रोह सारे पढ़ लेंगे, जितने भी विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम एक साथ पढ़ लेंगे, चाहे फिर वो संथाल विद्रोह हो, सन्यासी विद्रोह हो, मोपला हो, चाहे जो सा हो, ठीक है, उसे आप पाबना हो, जो भी हो, तो उससे एक किनारे कर लेंगे आप, ठीक है। अब विद्रोहों में भी क्या किया, स्टेट्स डिवाइड कर दिए, कि इंडिया का मैप बनाया, स्टेट्स डिवाइड करके रखे हैं, सारे विद्रोह को पहले चिन्हित कर दिया कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक। इंडिया के मैप पे सारे विद्रोह लिख दिए अलग अलग स्टेट्स में, बड़ा सा मैप बना के। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया कि जो जो उसमें मुख्य नाम है, ठीक है, उनको लिख दिया कि ये इस कारण से यहाँ हुआ, इस कारण से सन्यासी विद्रोह हुआ, नील विद्रोह इस कारण से हुआ, ठीक। अगर अंग्रेज अधिकारी कोई इंपॉर्टेंट है तो उनका नाम लिख दिया। इससे क्या हुआ कि मोटी मोटा वो चीजों में आप कम से कम 3 लाइन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सबसे पहले ये फला विद्रोह किस सन में किस स्टेट में हुआ, ठीक है। दूसरी चीज ये लिख सकते हो कि कौन कौन इसमें लीड किया, ठीक है। और तीसरी चीज ये लिख सकते हो कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, और चौथी चीज ये लिख सकते हो कि किस कारण से ये विद्रोह चल रहा था। अगर ये 4 चीजें आप हर विद्रोह के बारे में जान जाते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक और छोड़ दिया कि कौन सी बुक लिखी गई। लाइक नील विद्रोह में आपको पता है कि जो है एक बुक आई थी जिसका क्वेश्चन आया था 2017 में, नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण किसने लिखी थी वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर को पूरा सुनते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, बहुत ही आसान है इसका आंसर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस तरह से, या फिर जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उन्होंने आनंद मठ लिखी थी। अब आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह के बारे में चर्चा है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो आप 5-5 टॉपिक, 4-4 टॉपिक हर चीज़ के बारे में कि कब हुआ, ठीक है, कौन सा अंग्रेज था, किस कारण से हो रहा था, किस स्टेट में हुआ, और कैसे उसका एंड होता है, या फिर कौन सी बुक उस पर लिखी गई है। ये 5 टॉपिक हर चीज़ के बारे में लिख दिए।
ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। फिर आपने क्या किया कि जितनी संधि समझौते हुए या जितनी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट या जिनको कांड बताया जाता था, जैसे काकोरी कांड या चौरी चौरा वाला, ठीक है, जलियांवाला, ठीक है, भारत छोड़ो, इस अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स मिशन, उसके बाद आपका आता है कैबिनेट मिशन, इस तरह के जितने बड़े बड़े प्रस्ताव हैं, ठीक है, उनके नाम लिख लिए। फिर पार्टीज के नाम लिख लो, गदर पार्टी, HRA, ठीक है, HSRA, तो ये सारी लिख लिए। फिर उधर जो सचिन सान्याल और बाकी लोग बनाते थे, ठीक है, फिर कुछ ऐसी चीजें लिखनी है कि जैसे जो बड़े बड़े नेता थे जिनका नाम नहीं आया, ठीक है, उनके बारे में एक एक दो दो बातें लिख लेनी है। तो आपने इतना बाइफर्केट कर दिया चीज़ों को कि आप कभी भी अब उठाओगे, जैसे नेतृत्व कैसे करते हैं, तो किसने कहाँ कहाँ से 1857 में नेतृत्व किया, या फिर विलय जो हो रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सा शामिल नहीं हुआ, इस सबको एक एक पेज पर कहीं किसी भी बुक से लेके खुद लिखिए, क्योंकि बुक डायरेक्टली पढ़ोगे तो वो माइंड में नहीं जाता है। अपनी राइटिंग में होगा तो सबसे पहली बात तो लिखते समय रिकॉल हो जाता है माइंड में, ठीक है, अगर आप फुल कॉन्शियसनेस से लिख रहे हो, पूरे अपने मन से, यानी कि पूरे चित्त के साथ लिख रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि लिखने में ही आपके आधे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है बिना डरे चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। हालांकि मैं ज़्यादा समझाने का काम नहीं करता, लेकिन आज मैं थोड़ा सा समझा दिया हूँ आपको कि सिलेबस को किस तरह से ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन करके किसी एक टॉपिक पर हमला बोलना है, और वही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। यूपीएससी को इस तरह से तोड़ के पढ़िए कि आपको पता भी ना चले और सिलेबस भी कवर कर लो, ठीक है, जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए। चलिए, तो बायो रेमेडिएशन क्या होता है, जो जैव उपचारण होता है वो क्या होता है, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस हो सकते हैं ये, टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, यानी कि जो आपके कंटामिनेंट्स होते हैं, जो पर्यावरण के लिए कंटामिनेंट हैं, उनको जो है वो डिग्रेड कर दें, यानी कि आप घटित कर दें, लेस टॉक्सिक यानी कि कम टॉक्सिक चीज़ों में, यानी कि कम हानिकारक चीज़ों में से समझ लीजिए। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंडिजिनस होते हैं, वो क्या करते हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है इंडिजिनस होते हैं कंटामिनेटेड एरिया के लिए, जहाँ पर दूषित क्षेत्र है वहाँ के इंडिजिनस होते हैं, मतलब वहीं पर पाए जाते हैं, और मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम एल्सवेयर, या तो आइसोलेट हो सकते हैं, उस जगह से अलग के हो सकते हैं, टू ब्रॉट टू द कंटामिनेटेड साइट, और ये प्रदूषित क्षेत्र में लाए जाएंगे। यानी कि दो टाइप के हुए, या तो उसी कंटामिनेटेड क्षेत्र के हुए, उसी दूषित एरिया के हुए, या तो कहीं बाहर के हुए जो दूषित एरिया में लाए जाएंगे, और फिर ये क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, अपघटित करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपके इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स होंगे उनको। फिर कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन, ये जो जैव उपचारीकरण का प्रोसेस है, ये मॉनिटर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और रिडॉक्स इन द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर टुगेदर विद पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंटेंट, इलेक्ट्रॉन अडेप्टर, डोनर कंसंट्रेशन द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए प्रोसेस याद रखिएगा कि जो बायो रेमेडिएशन है वो मॉनिटर किया जाता है, उसकी देख रेख की जाती है, किसके द्वारा, इनडायरेक्टली मेजरिंग ऑफ, डायरेक्टली नहीं मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। क्या देखते हैं, पहला तो रेडॉक्स देखते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन का पोटेंशियल देखते हैं, यानी कि उसका विभव देखते हैं, उसकी क्षमता देखते हैं, ठीक है। रेडॉक्स इन सॉयल की कितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उस सॉयल में, क्या वो सांस लेने लायक, रहने लायक रह गई है या नहीं रह गई है पेड़ पौधों के लिए, ठीक। ग्राउंड वाटर रह गया है ऐसा कि नहीं रह गया है, उसमें रेडॉक्स की क्या मात्रा है, ठीक। उसके साथ साथ पीएच चेक करते हैं, पीएच भी चेक करते हैं मिट्टी का, टेम्परेचर देखते हैं क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है, और ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो है प्रोडक्ट्स का भी आपका कंसंट्रेशन चेक करते हैं। अब आता है बायो रेमेडिएशन स्ट्रेटजीज, इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक। पहला आता है इन सीटू, यानी कि स्वस्थाने, ठीक, पहला आता है स्वस्थाने स्ट्रेटजी। क्या है ये, इन्वॉल्व करता है कंटामिनेटेड मटेरियल एट द साइट, जो कंटामिनेटेड मटेरियल है उन्हीं के साइट पर जो बैक्टीरिया, एल्गी हैं, शैवाल हैं, जीवाणु हैं, वो हैं आपके फंगस हैं, फफूद, उनको देखता है, ठीक, शैवाल नहीं, एल्गी गलत बोल दिया हूँ, फफूद है, फंजाई, ठीक है ना, फंजाई देखते हैं। उसके बाद बायो वेंटिंग क्या होती है, इसी में देखेंगे,
ठीक, पहले समझेंगे बायो वेंटिंग क्या होती है। वेंट, ठीक है, कहते हैं वेंट छोड़ दीजिएगा, यानी कि जगह छोड़ दीजिएगा एयर आने के लिए। तो बायो वेंटिंग क्या होती है? सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई करेंगे और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेंगे थ्रू वेल्स, छोटे छोटे कुओं के द्वारा, टू कंटामिनेटेड सॉइल, मतलब कुआं नहीं बनाएंगे, बेसिकली आपकी सुराख, पोर्स होंगी। कंटामिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस बैक्टीरिया, कि वहाँ जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं, उस स्थान में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ को एक तरह से पॉजिटिवली बढ़ाने के लिए सप्लाई करेंगे एयर का और पोषक तत्वों का वेल्स के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो छोटी छोटी सुराख हैं या कुएं हैं उनके द्वारा। ये यूज़ किया जाता है हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसे कंटामिनेटेड डीप अंडर द सरफेस, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कंटामिनेशन डीप है अंडर द सरफेस, वहाँ के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत डीप रहता है सरफेस वहाँ पर इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट आता है बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग क्या है? ये चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, ठीक है, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, तो बायो स्पार्जिंग को बायो स्पार्जिंग लिख लीजिएगा, बायो स्पार्जिंग, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ एयर, यहाँ पर इंजेक्शन करते हैं एयर का अंडर प्रेशर, पूरे दाब के साथ, बिलो द वाटर टेबल टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड इनहेंस द रेट ऑफ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स बाय नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया। इसमें क्या करते हैं? बायो स्पर्जिंग में क्या करते हैं कि हवा का झोंका मारते हैं बहुत ही तेज प्रेशर से, वाटर टेबल को इंक्रीज करने के लिए, ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन जिससे बढ़ेगी और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है कंटामिनेंट्स का वो इंक्रीज होगा। जैसे सपोज करिए तालाब का ये बॉटम है, ठीक है ना, ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एयर का झोंका इन 3 पाइप्स की मदद से बहुत तेज़ी से मारेंगे, जिससे ग्राउंड वाटर की ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो जो बैक्टीरिया है वो तेज़ी से डिग्रेड करने लगेगा, मतलब उसको ऑक्सीजन मिल रही है काम करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, तो वो तेज़ी से डिग्रेड करेंगे नेचुरली अकरिंग जो बैक्टीरिया होंगे वहाँ पर, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उनके द्वारा। नेक्स्ट आता है बायो एग्यूमेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंपोर्ट किए जाते हैं कंटामिनेशन साइट पर डिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए, तो उसको बायो एग्यूमेंटेशन बोलते हैं, यानी कि बाहर से अगर लेकर के आए हो वर्कर मतलब बैक्टीरिया को, और किसी कंटामिनेटेड साइट पर डाल दिया हो तो बायो एग्यूमेंटेशन कहलाएगा। अब कह रहा है कि जो है ये फ्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये जो डेटा मैंने लिया है, ये लिया है, ठीक है, तो ऑथेंटिक डेटा है, इसे आप पढ़ना चाहिएगा, तो जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो पढ़ लीजिएगा। XC2 क्या होता है? यानी कि अपस्थाने क्या होता है, ठीक है, अपस्थान में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द कंटामिनेंट्स मटेरियल ट्रीटेड एल्सवेयर, मतलब कहीं और से ले आके कहीं और यूज़ करोगे। तो पहला होता है लैंड फार्मिंग। कंटामिनेटेड सॉइल जो होती है एक्सकेवेट की जाती है, यानी कि उसको खोदा जाता है उसमें, ठीक है, एंड स्प्रेड ओवर द प्रिपेयर्ड बेड एंड पीरियडिकली टिल्टेड अंटिल पोल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेड। क्या करते हैं? उसको टिल्ट करते हैं जब तक पोल्यूटेंट जो होते हैं वो डिग्रेड ना कर जाए। गोल क्या होता है? स्टिमुलेशन, जो इंडिजीनियस बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे हम लोग? स्टिमुलेट करेंगे एंड फैसिलिटेट देयर एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स। मतलब लैंड फार्मिंग में मैंने क्या बताया कि कंटामिनेटेड सॉइल को एक्सकेवेट करेंगे, एक जगह से उसका उत्खनन करेंगे और उसको फैला देंगे किसी प्रिपेयर्ड बेड पर, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड बेड मतलब पहले से जो प्रिपेयर करके रखा हुआ है मिट्टी विट्टी टाइप का, उस तरह से फैला देंगे एंड उसको पीरियोडिकली टिल्ट करेंगे जब तक उसमें की जो पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषण है, वो डिग्रेड ना हो जाए। गोल क्या है? हमें स्टिमुलेट करना है इंडिजीनियस बायोडिग्रेडिव को, मतलब कि जो वहाँ पाए जाने वाले जीवाणु हैं उनको हम लोग को स्टिमुलेट करना है और फैसिलिटेट करना है एरोबिक डिग्रेडेशन, यानी कि वायवीय डिग्रेडेशन, अपघटन के लिए कंटामिनेंट्स के, ठीक है। तो इस तरह से लैंड फार्मिंग करते हैं। फिर आता है बायोपाइल्स। बायोपाइल्स क्या होता है? हाइब्रिड ऑफ लैंड फार्मिंग है और कंपोस्टिंग है। कंपोस्टिंग और लैंड फार्मिंग का ये हाइब्रिड है, मिला जुला है। इसेंशियली आवश्यक रूप से इंजीनियर्ड सेल आर कंस्ट्रक्टेड एज एरिएटेड कंपोस्टेड पाइल, मतलब ये जो है इंजीनियर्ड सेल जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और एरिएटेड कंपोस्ट पाइल में डाल दी जाती हैं। टिपिकली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस कंटामिनेशन विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं? जहाँ पर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की सरफेस की जो कंटामिनेंट्स है उनको हटानी होती है, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है।
फिर आता है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या है, इसमें कंटामिनेटेड सॉलिड मटेरियल लाइक सॉलिड, सेडिमेंट, स्लज, वाटर थ्रू जो है इंजीनियर्ड कंटामिनेटेड सिस्टम एक बनाते हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू जो है डाला जाता है क्या, सॉलिड मटेरियल को, ठीक, मतलब सॉलिड मटेरियल का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और ये भी इंजीनियर्ड कंटामिनेटेड सिस्टम है। कंपोस्टिंग क्या होती है, तो कंपोस्टिंग क्या होती है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ पहले डील करता था, बायोरेमेडिएशन टेक्निक यूज़ करता था। टेरी ने क्या डेवलप किया, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया, इसका नाम है ऑयल जैपर, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। ऑयल जैपर क्या करता है, ऑयल को खा जाता है किसी भी वाटर सरफेस पर से, ठीक है। तो ये आपका है ऑयल जैपर। फिर नेक्स्ट आता है, ये डिग्रेड करता है पोल्यूटेंट को ऑयल कंटामिनेटेड साइड, जो ऑयल के कंटामिनेशन को रखते हैं, लीविंग नो हार्मफुल रेसिड्यू, कुछ छोड़ता नहीं है, सब खा जाता है। नॉट ओनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली बट ऑल्सो हाई कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये सस्ती भी है और बहुत बढ़िया भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ अप्रोच है, जैसे फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन में प्लांट्स को रिमूव करते हैं कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर, ठीक है। इसमें प्लांट यूज़ करते हैं कंटामिनेशन हटाने के लिए सॉइल एंड वाटर का, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बना हुआ है। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसी की टाइप्स आती है फाइटो रेमेडिएशन की। जो चीज़ें हैं वो क्या है, पहला आता है फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो एक्यूमुलेशन। ये क्या है, प्रोसेस है, प्लांट्स एक्यूमुलेट करेंगे कंटामिनेंट्स को इनटू रूट्स अबव ग्राउंड, शूट और लीव्स, ठीक है, कि ऐसे प्लांट्स बनेंगे जो पहला तो कंटामिनेंट्स को क्या करेंगे, रूट में स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद रूट से ऊपर जाएंगे, शूट के पोर्शन में रखेंगे। शूट मतलब रूट के अलावा जो भी ऊपर का पोर्शन होता है उसको शूट बोलते हैं, तो शूट के पोर्शन में रखेंगे या अपनी पत्तियों में रखेंगे। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो डिग्रेडेशन रेफर करता है अपटेक ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेंट, जो भी कार्बनिक कंटामिनेंट्स है, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ हैं, कार्बनिक खराब पदार्थ हैं, ठीक है, दूषित पदार्थ हैं, सॉइल में, सेडिमेंट में, वाटर में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उनको ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, ज़्यादा स्थिर बनाएगा, कम टॉक्सिक बनाएगा और लेस मोबाइल फॉर्म बनाएगा। फिर आता है फाइटो स्टेबलाइजेशन। ये टेक्निक है जिसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं मोबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल, ठीक है, मोबिलिटी और माइग्रेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल को रिड्यूस करते हैं, ठीक। लीचेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द एंड बाउंड इनटू द प्लांट स्ट्रक्चर सो दैट दे फॉर्म स्टेबल मास ऑफ प्लांट विच मीन कंटामिनेटेड री एंटर द एनवायरमेंट, ठीक है ना। ये ऐसा करेगा कि इसमें लीचेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लीचेबल मतलब क्या होता है कि जो छन के नीचे पहुंचे रहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट के स्ट्रक्चर में ही बाउंड कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो एक अनस्टेबल मास प्लांट में फॉर्म कर लें, लाइक प्लांट कहीं से फूल गया या कुछ भी अनस्टेबल मास फॉर्म कर लें, जिससे कि कंटामिनेंट्स फिर से इन्वायरमेंट में एंटर ना हो पाए, ठीक है। फिर इसी तरह आता है फाइटो डिग्रेडेशन या राइजो डिग्रेडेशन। तो आपको पता है राइजो क्या होता है, राइजोबियम से बना होगा। ये क्या है, ब्रेकडाउन करता है कंटामिनेंट का थ्रू द एक्टिविटी एग्जिस्टिंग इन द राइजोस्फेयर। राइजोस्फेयर यानी कि राइजोबियम जीवाणु जिस स्फेयर में पाए जाते हैं, दालों में पाए जाते हैं, दलहनी फसलों में, मिट्टी के जिस स्फेयर में वो पाए जा रहे हैं, उन वहाँ पर पाए जाने वाले कंटामिनेंट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये एक्टिविटी जो है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स के प्रेजेंस में होती है, प्रोटीन और एंजाइम्स के प्रेजेंस में। और ये क्या करता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट एंड फंगाइस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये मतलब देखिए, ये एक्टिविटी जो है, जो भी फाइटो डिग्रेडेशन या राइजो डिग्रेडेशन होता है, ये एक्टिविटी किसके प्रेजेंस में हो रही है, प्रोटीन और एंजाइम्स के प्रेजेंस में हो रही है। और इनको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगस इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर राइजो फिल्ट्रेशन होता है, ये भी रेमेडिएशन टेक्निक है, जो कि अपटेक ऑफ कंटामिनेंट बाय प्लांट रूट के द्वारा जो है अपटेक कर लिया जाता है कंटामिनेंट्स को। फिर राइजो फिल्ट्रेशन हो गया, ये रिड्यूस करता है कंटामिनेंट को नेचुरल वेटलैंड और एस्चुरी एरियाज से। तो अगर पूछता है कि राइजो फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है वो कहाँ मोस्टली यूज़ की जाती है, तो नेचुरल वेटलैंड और एस्चुरी एरिया में राइजो फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। हेडिंग्स को मैं एक बार ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद है द बैक्टीरियम डाइनोकोकस रेडियोडुरेंस हैज बीन यूज्ड टू
टोलुइन एंड आयनिक मरकरी। तो टोलुइन और आयनिक मरकरी को कौन डिटॉक्सिकेट कर रहा है? तो बैक्टीरियम डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट से निकलते हैं। ये टॉक्सिफाइड टोलुइन और आयनिक मरकरी को डिग्रेड करता है। फिर आता है माइको रेमेडिएशन, ये फंगस के द्वारा होता है। आपको पता है माइकोलॉजी जो है फंजाई का स्टडी होता है, और फाइकोलॉजी किसका होता है आप बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ व्हाट, ठीक। फिर माइक्रोफिल्ट्रेशन वही चीज़ है, सिमिलर प्रोसेस है। फंगस मेलिसिया यूज़ करते हैं, फिल्टर करता है, वाटर में से हटाता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेंगे कि लेस टॉक्सिक होकर, मतलब लेस टॉक्सिक चीज़ों को हटा देता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेस एक्सपेंसिव है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देगा, मिट्टी के अंदर तक की चीज़ों को हटा देगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था बायो रेमेडिएशन, और ये हमने क्लियर कर लिया। उससे पहले हमने पढ़ा है आपका जो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, लाइक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कुछ चीज़ें और बचा हुआ है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बचे हुए हैं, ई वेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है, तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।